Hello, my student. Good morning. सुप्रभात. वेलकम टू BSc गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंगाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है. क्लास 12 है, चैप्टर नंबर 3 है मनी एंड बैंकिंग और लेक्चर्स नंबर 14. और आज का जो लेक्चर है कि सर आरबीआई की स्थापना कब हुई, इसका स्थानीय बोर्ड क्या होता है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, वर्तमान में इसका गवर्नर कौन है. ठीक है, यानी कि आरबीआई से संबंधित कुछ जो बेसिक पॉइंट है उसको आज हम क्लियर करने वाले हैं और साथ ही आरबीआई की एक डेफिनेशंस भी देखने वाले हैं उसके बारे में. दूसरी चीज कि आज सबसे बड़ा पर्व है हमारा राष्ट्रीय पर्व यानी कि गणतंत्र दिवस. ठीक है, तो आप सभी को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. इसी तरह से अपने देश का सम्मान करते रहिए. जो भी संविधान है जो बनाए गए हैं तो उन नियमों का पालन करना है. ठीक है, और एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाना है. ठीक है, बिल्कुल सर. तो देखिएगा, ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे और मैं आपको टॉपिक्स पर ले चलता हूँ. ठीक है, देखिए किसी भी प्रकार का कोई डाउट वगैरह हो तो आप मुझे मैसेज कर देना. ठीक है, दिए गए नंबर पर. इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स पर कोई गलत चीज लिखकर न भेजें, ये आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है. ठीक है, देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि इंग्लिश में कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारे देश का एक केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है. ठीक है, तो देखना, सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में बातचीत करते हैं. तो देखो, आरबीआई की जो स्थापना है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी. आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में. और कहां पर? कोलकाता में. ठीक है, बिल्कुल सर. अब देखना कि सर ये जो आरबीआई की स्थापना हुई है इसके पीछे कई सारे रीजन थे. ठीक है, डायरेक्ट आरबीआई की स्थापना नहीं हुई थी. देखो, सन 1925 में हिल्टन यंग कमीशन ने, कौन सा कमीशन है? हिल्टन यंग कमीशन ने रिजर्व बैंक के नाम एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक की स्थापना का एक सुझाव दिया था. ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन है जिसने सरकार को एक सुझाव दिया था कि भाई आप एक रिजर्व बैंक बना दो स्वतंत्र रूप से जो केंद्रीय बैंक है. लेकिन सरकार ने इसको नजरअंदाज कर दिया, यानी कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. तत्पश्चात वापस 1931 में केंद्रीय बैंक जांच समिति ने भी एक सिफारिश की थी जो पुनः वही दोहराई है. कौन सी? जो हिल्टन यंग कमीशन ने दी थी कि भाई एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक बनाना. और इसी के परिणाम स्वरूप 8 दिसंबर 1933 को पार्लियामेंट में, संसद में एक बिल प्रस्तुत किया. और इस बिल पर 6 मार्च 1934 को वायसराय के हस्ताक्षर हो गए. और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने कार्य प्रारंभ कर दिया. आरबीआई ने कार्य कब प्रारंभ कर दिया? तो सर आरबीआई ने जो कार्य प्रारंभ किया वो 1 अप्रैल 1935 से. समझ में आया? और भारत का केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है. ठीक है सर. अब देखिए अगला पॉइंट है, यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था जिसकी कुल पूंजी कितनी थी सर? 5 करोड़ रुपए थी. स्टार्टिंग में जो आरबीआई था ये कैसा था? प्राइवेट सेक्टर का था. ठीक है, 1 जनवरी 1949 को, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है देखो, 1 जनवरी 1950 को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया. 1 जनवरी 1950 को बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया. ठीक है, और 26 जनवरी आती है जो कि आज है जो हमारा गणतंत्र दिवस है. ठीक है, बहुत ही बड़ा दिवस है और 26 जनवरी भी है, गणतंत्र दिवस भी है. और आज हम
रिजर्व बैंक की ही बात करते हैं, ठीक है, अपने देश की करेंसी की बात। बिल्कुल सर। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है, जो कि 1935 से 1937 में रहे। और देश की स्वतंत्रता के समय जो पहले गवर्नर थे 1947 के बाद में जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? सर सीडी देशमुख। सर सीडी देशमुख, जिनके 1943 से लेकर 1949 तक रहे थे। उसी प्रकार वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास। और 11 दिसंबर 2018 से वर्तमान तक है, ठीक है। क्या कह रहा हूं? 11 दिसंबर 2018 से वर्तमान तक, ठीक है। जो अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी कौन है? श्री शक्तिकांत दास जी है, जो आरबीआई के अभी वर्तमान में गवर्नर है। और ये पहले वित्त सचिव भी रह चुके, ठीक है। बिल्कुल सर। केंद्रीय बोर्ड में एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। एक गवर्नर, 4 उप गवर्नर। केंद्रीय बैंक के अंदर कुल कितने सदस्य? 20 सदस्य होते हैं, ठीक है। विधायक में गवर्नर कौन है? श्री शक्तिकांत दास जी। 4 उप गवर्नर है। 4 उप गवर्नर कौन कौन है जो भी वर्तमान में कह रहा हूं प्रेजेंट टाइम में? श्री मुकेश कुमार जैन, श्री एम राजेश्वर राय, डॉक्टर एम बी पात्र और डॉक्टर टी रविशंकर। ये क्या है? वर्तमान में उप गवर्नर है, ठीक है सर। अब एक पॉइंट और देखो कि आरबीआई का जो लेखा होता है, आरबीआई का जो अकाउंटिंग होता है, उसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जुलाई से 30 जून है। आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कौन सा है? 1 जुलाई से लेकर 30 जून है। जबकि देश का वित्तीय वर्ष कितना है? तो सर देश का फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च है। 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। समझ में आया? यहाँ पे एक मैं बात लिख लेता हूं कि नोट, ये जानकारी 26 जनवरी 2022 तक के अनुसार है, क्योंकि कल उठ के कोई चेंज हो जाए तो आप ये नहीं कहोगे कि सर वर्तमान में तो ये है और आपने ये लिखवाया। ध्यान रखना, ये मैंने डेट लिख दी है कि 26 जनवरी 2022 तक के अनुसार है। समझ में आया? बिल्कुल सर। अब मैं आपको बता देता हूं कि सर बैंक का प्रबंधन कैसे होता है, मैनेजमेंट ऑफ बैंक, ठीक है। तो एक बार आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट कर दो तुरंत ही। तो देखिएगा बैंक का प्रबंध कैसे होता है, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ बैंक। तो देखिएगा आरबीआई का जो प्रबंध है वो भारत सरकार एक केंद्रीय संचालक मंडल करती है। भारत सरकार द्वारा एक केंद्रीय संचालक मंडल है जो कि क्या करती है? सर बैंक का प्रबंध करती है। यानी कि इस संचालक में कुल 20 सदस्य होते हैं। टोटल कितने मेंबर होते हैं? 20 मेंबर होते हैं, जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। जिसमें देखना सबसे पहला तो होता है गवर्नर। सबसे पहले होता है गवर्नर, जो कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक गवर्नर होता है जो कि किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार द्वारा, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि 11 दिसंबर 2018 से है और अभी भी है। समझ में है? और इससे पहले कौन था? तो सर इससे पहले उर्जित पटेल। सेकंड पे कह रहा हूं कि 4 उप गवर्नर होते हैं। 4 उप गवर्नर होते हैं और इसकी भी नियुक्ति कौन करता है सर? तो भारत सरकार द्वारा ही की जाती है। उसके बाद में कह रहा हूं 10 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत संचालक द्वारा होते हैं, ठीक है। 10 जो सदस्य है वो कौन से है? मनोनीत संचालक। ये भी क्या है? भारत सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। समझ में आया? एक गवर्नर, 4 उप गवर्नर, 10 मनोनीत सदस्य।
और 4 जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित संचालक होते हैं। 4 जो सदस्य है ये निर्वाचित संचालक है, ठीक है, जो कि स्थानीय बोर्ड द्वारा निर्वाचित किया जाता है। और एक जो सदस्य होता है वो मनोनीत सरकारी अधिकारी होता है, ये भारत सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। समझ में आया? क्लियर आपके? ठीक है सर। और ये जो संचालक होते हैं ये प्राय व्यापार, उद्योग, सहकारिता आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। समझ में आया? बिल्कुल। स्थानीय बोर्ड, ठीक है सर। स्थानीय बोर्ड क्या कह रहा है कि सर बैंकिंग व्यवस्था के दृष्टिकोण में पूरे देश को 4 भागों में विभक्त किया गया है। समझ में आया? बैंकिंग व्यवस्था के अंदर कितने भागों में बांटा गया देश को? 4 भागों के अंदर विभक्त किया गया, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है, जिसमें 4 शहरों के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक तो कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। यानी कि प्रत्येक क्षेत्र के अंदर एक एक स्थानीय बोर्ड है, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर एक एक स्थानीय बोर्ड है, ठीक है। एक स्थानीय बोर्ड होता है प्रत्येक क्षेत्र में, जिसमें 5 सदस्य होते हैं और सदस्यों की जो नियुक्ति है ये भारत सरकार ही करती है और इसका कार्यकाल नॉर्मल कितना होता है? 4 वर्ष होता है, ठीक है। गवर्नर है तो इसका भी कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष है। जो उप गवर्नर है इसका भी कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष है। हो सकता है 4 वर्ष के बाद उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है। समझ में? उनकी नियुक्ति पुनः भी हो सकती है। क्लियर है? समझ में आया? बिल्कुल सर। अब देखो इसका जो मुख्य कार्य हो क्या है? केंद्रीय बोर्ड को या केंद्रीय बैंक को सलाह देना। समझ में आया? ये जो सदस्य है ये क्या करेंगे? तो सर ये अपने रिपोर्ट पेश करेंगे किसको? आरबीआई को। समझ में आया? यहाँ के जो भी एक एक संचालक मंडल है, जो 5 सदस्य है, ये क्या करेंगे? आरबीआई को अपनी रिपोर्ट देंगे, आरबीआई को एडवाइस देंगे कि भाई हमारे इस पूर्वी क्षेत्र में बैंकों की ये कंडीशन है, ये एडवाइस आ रही है, ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। समझ में आया? बिल्कुल सर। अब इसके कार्यालय के बारे में देख लेते हैं, उसके ऑफिस के बारे में, ठीक है, उसके बाद में इसकी डेफिनेशंस पर चलते हैं। इसकी तो देखो, तो देखिएगा इसका जो कार्यालय है उसके बारे में, ठीक है, उसके ऑफिस के बारे में देखो तो आरबीआई का जो केंद्रीय कार्यालय है वो प्रारंभ में कहा था सर? कोलकाता में था, और जिसको 1937 के अंदर ट्रांसफर करके कहाँ कर दिया गया? मुंबई में। 1937 में इसका ट्रांसफर कर दिया गया और 1937 के अंदर इसको कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया? मुंबई के अंदर कर दिया, ठीक है सर। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में कह रहा हूँ कि भाई कार्यों को संतोषजनक करने की आरबीआई को अच्छी फैसिलिटीज देने के लिए इसने विभिन्न स्थानों पर इसके स्थानीय कार्यालय खोल दिए गए, जैसे कि नई दिल्ली के अंदर है, चेन्नई में है, बेंगलोर है, कानपुर है, ठीक है, ये कानपुर मैंने 2 बार लिख दिया। कानपुर है, नागपुर है, पटना है, अहमदाबाद है, कोलकाता है, हैदराबाद है, तो वहां पर भी खोल दिया गया है। और जिन स्थानों पर आरबीआई ने शाखाएं नहीं खोली है, ठीक है, जहां पर आरबीआई की शाखाएं नहीं है वहां पर उसके स्थान पर एसबीआई है जो इसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जहां पर आरबीआई नहीं है वहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है सर। उसी प्रकार केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से किसी भी स्थान पर एसबीआई है वो अपना नया कार्यालय जो खोल सकता है, ठीक है। इसी प्रकार आरबीआई के विदेशों के अंदर भी शाखाएं, जैसे कि लाहौर है, कराची है, लंदन है, तो वहां पर भी इसकी शाखाएं खोली जाती है, ठीक है, वहां पर भी इसकी शाखाएं आज आपको देखने को मिलेगी सर। अब देखिएगा ये जो केंद्रीय बैंक है इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशंस भी पूछता है कि केंद्रीय बैंक की परिभाषा लिखिएगा। तो जाहिर सी बात है केंद्रीय बैंक किसी भी देश की वह शीर्ष संस्था है जो मौद्रिक व बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत होती है, ठीक है। क्योंकि केंद्रीय बैंक की क्या करते हैं, केंद्रीय बैंक सबसे ऊपर होती है, वही क्या करती है, मौद्रिक और बैंकिंग क्षेत्र के अंदर नियंत्रित करती है। यानी कि ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि केंद्रीय बैंक वह बैंक है जो करेंसी का निर्गमन,
साख का नियंत्रण, अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो ये भी आप डेफिनेशन बना के आप लिख सकते हैं। अब मैं आपको इसका जो छोटा सा स्ट्रक्चर रहता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले ऊपर क्या होता है, उसके नीचे कौन होता है, इसके नीचे कौन होता है, उसके नीचे कौन होता है, उसका एक स्ट्रक्चर देख लेना और उसके बाद में आज का लेक्चर में कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आरबीआई में आपके इतना सिलेबस में तो नहीं है, ये तो ठीक है, मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपको एक सामान्य ज्ञान के रूप में नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो नोट कर दो इसको अच्छे से। तो अब देखो, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रबंध एवं संचालन एक केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है और जिसका स्ट्रक्चर इस प्रकार, सबसे पहले ऊपर कौन होता है, केंद्रीय निदेशक बोर्ड। सबसे पहले कौन होता है, केंद्रीय निदेशक बोर्ड। उसके नीचे होता है गवर्नर। ठीक है, और गवर्नर के नीचे होते हैं उप गवर्नर। उप गवर्नर के नीचे होते हैं कार्यपालक निदेशक और कार्यपालक निदेशक के नीचे होते हैं प्रधान मुख्य महाप्रबंधक। प्रधान मुख्य महाप्रबंधक के नीचे होते हैं प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक और प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के नीचे होते हैं मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य महाप्रबंधक के नीचे होते हैं महाप्रबंधक और महाप्रबंधक के नीचे महाप्रबंधक। महाप्रबंधक के नीचे सहायक महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक के नीचे प्रबंधक और प्रबंधक के नीचे सहायक प्रबंधक और सहायक प्रबंधक के नीचे कौन होता है, सहायक स्टाफ। समझ में आया? इसके नीचे कौन होता है, सहायक स्टाफ। समझ में आया? ये क्या है, सहायक प्रबंधक और सहायक प्रबंधक के नीचे ये जो एरो की है, ये एरो ये समझना है कि नीचे की ओर, ठीक है, सहायक स्टाफ होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, ये ध्यान रखना कि जो चार उप गवर्नर होते हैं, ये जो चार उप गवर्नर होते हैं, ये पूर्णकालिक अंशदार है। ये कैसे है, पूर्णकालिक अंश सदस्य है। ठीक है, यानी कि गवर्नर और उप गवर्नर ये कैसे है, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और इसके अलावा जो 10 सदस्य होते हैं वो कौन से होते हैं, तो सर वो होते हैं सरकारी क्षेत्र से होते हैं। समझ में आया? और इसके अलावा जो 5 सदस्य है वो कौन से होते हैं, तो सर वो आपके निजी क्षेत्र से हो सकते हैं या विशेषज्ञ से लिए जाते हैं। समझ में आया? तो ये इसका स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ में आज का एक्सरसाइज क्या होता है, कंप्लीट। और नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रीय बैंक के कार्य कौन कौन से हैं। केंद्रीय बैंक के कार्य कौन कौन से हैं, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का एक्सरसाइज में कंप्लीट करता हूँ। और ध्यान रखना, ये जो जानकारी मैंने जो लिखवाया है ये आपके आज की डेट तक है। अगर कल चेंज हो जाए तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के अंदर सदस्य आते भी है और जाते भी है। इसीलिए इसमें आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको करंट रिलेटेड आपको जानकारी रखनी है, तो आपको डे पर डे आपको न्यूज अखबार से आपको पर डे जुड़ना आवश्यक है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और आप लोग देश का सम्मान कीजिएगा, एक अच्छे नागरिक का फर्ज निभाइएगा। ठीक है, तो ओके बाय। नोट कर दो इसको।